मॉडर्न फिजिक्स में से पहले शांत हो जाओ। मॉडर्न फिजिक्स में जो हमें पार्ट्स हैं वो कवर करने हैं। सबसे पहले ऑफ एटम पढ़ना है। दूसरा जो हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद डी ब्रोगली पढ़ना है हमें। डी ब्रोगली वेवलेंथ। एक हमें एक्स रेज पढ़ना है। एक हमें एक्स रेज पढ़ना है। एक हमें न्यूक्लियस पढ़ना है। एक हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है, डी ब्रोगली पढ़ना है, एक्स रेज पढ़ना है, न्यूक्लियस पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो फिजिक्स ओरिएंटेड रहेगा। पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले जो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स हैं की डिस्कवरी की, ये बेसिक बेसिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने, प्रोटॉन की किसने, प्रोटॉन की किसने की? न्यूट्रॉन की किसने की? क्या? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने? हाँ, शांत रहो। न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। कोई चैडविक करके था क्या कोई, तुमने नाम सुना? ये 3 नाम सुने होंगे, जे थॉमसन और गोल्डस्टीन, चैडविक। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले समझते हैं पहला मॉडल जो आता है। हाँ, पहले तो सबसे पहले डेल्टन एटॉमिक थ्योरी आई। उन्होंने सिर्फ थ्योरी दी, कोई मॉडल नहीं प्रपोज किया। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, एवरी पार्टिकल is made up of smallest which cannot be further divided, and smallest unit called, शांत हो जाओ, एटम। डेल्टन ने ये बोला इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो पार्टिकल से बनी हुई हैं, और किसी भी पार्टिकल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम है। उन्होंने बोला विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, मतलब एटम को और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो हर चीज एटम से बनी हुई है और एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये तो हमें पता है ये गलत है कि एटम से भी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो आगे डिस्कवरी हुई, तो ये तो सबसे पहले ही गलत थे। इन्होंने और भी चीज़ें दी थी। मास कंजर्वेशन दिया था इन्होंने, मास इज कंजर्व्ड बोल दिया था इन्होंने। केमिस्ट्री में तुमने इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा, हमारे काम का नहीं है, हमारे फिजिक्स में कोई काम का, बस हमें पता होना चाहिए इन्होंने बोला क्या था। ठीक, तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी नॉर्मल चीज़ है। फिर सबसे पहला मॉडल जो हमें पढ़ना है वो है, तो इन्होंने क्या बोला पहले यहाँ समझे, इन पे थोड़ा चर्चा कर लें। इन्होंने बोला कि सबसे छोटी यूनिट जिससे कोई भी चीज़ बनी हुई है उसको एटम बोल दिया। एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। लेकिन ऐसा नहीं है,
एटम के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। अब तो उनको भी डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के भी मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, थर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, क्वार्क्स और ये, लेकिन जो क्वार्क्स वगैरह हैं ये सब स्टेबल नहीं है। मतलब बनते हैं फिर अचानक से हट जाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी का हम गारंटी नहीं कह सकते। मतलब ऐसा नहीं है जैसे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है आसानी से वैसे क्वार्क्स पाए जाएं। तो उनको स्टेबल पार्टिकल तो नहीं मानते, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन के टुकड़े मौजूद तो हैं, 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इन्होंने तो ये बोल दिया कि एटम ही सबसे छोटी यूनिट है, तो ये तो यही गलत हो गए। फिर आता है दूसरा मॉडल, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। पहला मॉडल जो प्रपोज हुआ, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। इन्होंने क्या कहा, पढ़ी होगी एक तरीके, नहीं पढ़ी, सिर्फ एटम नहीं पढ़ा, पढ़ाया है हाँ। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल तुम बता, कुछ तो याद होगा, थोड़ा थोड़ा ही बता दो, अरे शांत हो जाओ। इक्वली, कोई और, हाँ बताओ। हाँ शांत हो जाओ। हाँ प्लम पुडिंग मॉडल नाम भी उसका ऐसा है, वाटरमेलन से इंस्पायर होकर उन्होंने बनाया था, समझने के लिए वो सब। लेकिन अपन ये समझे, उन्होंने बोला ये है एटम, उन्होंने बोला ये है एटम, जैसे वाटरमेलन है, और उसके अंदर सीड्स जो हैं वो कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तरह हैं। मतलब जैसे एक दो तीन ये इलेक्ट्रॉन हो गए, सीड्स क्या है, ये एक वाटर स्फेरिकल जो एटम है वो स्फेरिकल शेप का है उन्होंने बोला, और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे हुए हैं, तीन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। लोगों ने बोला पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, ना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव होना चाहिए, एटम क्या है इलेक्ट्रिकली। उन्होंने बोला पॉजिटिव जो है कंप्लीट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, नेगेटिव पार्टिकल की तरह है, और पॉजिटिव क्या है कंप्लीटली। उन्होंने बोला जैसे 3 कूलम हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो बचा हुआ +3 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी तरीके से कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। तो इन्होंने सबसे पहला बोला, थॉमसन ने ये बोला प्लम पुडिंग मॉडल में कि स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, मैं बोला एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन, मतलब मैं बोला स्फेयर जो पूरा है, एटम जो है वो स्फेरिकल शेप का है, स्फेयर पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ है, अंदर पार्टिकल्स की तरह, जैसे सीड्स भरे हुए रहते हैं वैसे नेगेटिव चार्ज भरे हुए हैं। तो इन्होंने एक चीज तो बात कर दी थी कि एटम की न्यूट्रलिटी पे बात कर दी, एटम इज न्यू। तो इन्होंने ये चीज बोली, एटम क्या है कंप्लीटली, ना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव। दो प्र, दो प्रकार के चार्जों की चर्चा भी कर दी इन्होंने, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। इन्होंने एक चीज ये बोल दी, नेगेटिव क्या है, फिक्स्ड है, और वो ऐसे ओरिएंटेड है। अब जैसे तो लोगों ने बोला अच्छा, तो ये समझाओ कि अगर कोई एटम ऐसा है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, बताओ उसमें अरेंजमेंट कैसा होगा। तो उन्होंने अलग अलग अरेंजमेंट दिए। उन्होंने बोला अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन सेंटर में होगा, और पॉजिटिव चार्ज पूरे में क्या होगा। तो क्या ये नेगेटिव अगर सेंटर पर रखा है तो इस नेगेटिव पे नेट फोर्स, ये पूरा जो शेडेड पोर्शन है ये पूरा क्या है, पॉजिटिव है, शेडेड क्या है पॉजिटिव, और पॉजिटिव उतना ही है जितना 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तुम ये मत बोलना एक इलेक्ट्रॉन चार्ज इतने बड़े में कैसे भर दिया, थोड़ा थोड़ा करके भर दिया उन्होंने, जैसे भरा होगा, कम चार्ज डेंसिटी हो। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन सेंटर में है, तो क्या इस पर नेट फोर्स आएगा, नहीं आएगा।
स्फेयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ये पॉजिटिव चार्ज झिल रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं, ये छोटे छोटे पॉजिटिव चार्जेस हैं जिन सबका समेशन करूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल आएगा। तो उन्होंने बोला सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इन सारे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस पर फोर्स, नेट फोर्स कितना आएगा? 0, यानी ये ऐसे ही स्टेबल रहेगा। तो लोगों ने बोला अच्छा तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला स्ट्रक्चर समझाओ। उन्होंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन वाला स्ट्रक्चर ऐसा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ, डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे। और पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा? कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे भाई, समझाओ तो हमें। इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने चाहिए इनके मॉडल के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं होना चाहिए। तो इन्होंने बोला हाँ ऐसा इसलिए हो सकता है कि मुझे एक बात बताओ, इससे किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन पर किधर फोर्स लगाया होगा? किधर लगाया होगा? एफ रिपल्शन। कोई दिक्कत तो नहीं? और ये पूरा जो है, ये पूरा स्फेयर जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और हमें पता है कोई स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज है और सेंटर से अगर कुछ डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अगर कोई स्फेयर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, मान लो क्यू पॉजिटिवली, हमने ये सब पढ़ चुका है, एक सॉलिड स्फेयर है जिसके पास चार्ज क्यू है, उसका सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? के क्यू एक्स बाय कैपिटल आर क्यू, ऐसे आता है। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आया होगा? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आता है ना, रेडियली आउटवर्ड आता है। तो यानी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया होगा, लेकिन फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रॉन पे इधर लगेगा, यानी एफ अट्रैक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा। और ये दोनों क्या हो गए होंगे? कितना आर निकालना चाहें तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, ध्यान देना, आर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्शन इधर आया होगा, के Q1 Q2 और डिस्टेंस कितना? आर स्क्वायर, ये रिपल्शन का फोर्स है तो नहीं? और अट्रैक्शन की वजह से आएगा, वो आएगा QE, यही आता है। इलेक्ट अट्रैक्शन की वजह से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे बाहर की तरफ है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ, उसकी वजह से फोर्स आएगा इधर की तरफ। F1 नाम देता, F सेंटर नाम देता, वो QE होगा। और Q कितना है? इलेक्ट्रॉन। E कितना है? K, फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। के क्यू कितना है? चार्ज क्यू कितना? 2 इलेक्ट्रॉन के बाद प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। के क्यू एक्स मतलब सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा? आर नहीं होगा, आर क्यूब। कैपिटल आर क्या है? ए बाय आर स्क्वायर। चला, देखा एक्सप्रेशन? देख लो, इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया होगा, एक फोर्स वो आ गया, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, ये शेडेड शेडेड, एक इलेक्ट्रिक आया होगा बाहर, फोर्स एक अंदर की तरफ भी आया होगा, दोनों ने बैलेंस कर लिया होगा, के और के कट गए, ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, स्क्वायर आर बाय 2 कैपिटल आर क्यूब, स्क्वायर से 2, आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। एक 2 है और एक 2 कहां से आ गया मुझे समझ, हाँ R/2 आ गया, R/2 ही होगा ना, सही है ना? ए है, सही है, +2E। एक्स कितना है? R/2 बाय आर क्यूब, 2 से 2 निपट गया, ए ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। आर क्यूब इक्वल टू कितना आ गया? कैपिटल आर क्यूब, यानी स्मॉल आर इक्वल टू कितना आ गया? कैपिटल आर। यानी तुमको इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ रखना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला ठीक है, तुमने 2 वाला स्ट्रक्चर समझा दिया, उन्होंने बोला 3 वाला समझा दो। तो उन्होंने बोला रखना तो सिमेट्रिकली है, जैसे एक को रखना है सिमेट्रिकली तो ऐसे रखना पड़ेगा, 2 को सिमेट्रिकली रखना है तो ऐसे रखना पड़ेगा, 3 को सिमेट्री में कैसे रख सकते हो बताओ?
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ये कैसे स्टेबल रहेंगे देखो, इसने इस पर धक्का दिया, इसने इस पर धक्का दिया, खुद सोचो। इलेक्ट्रॉन ने इस पे इधर रिपल्शन लगाया, इस इलेक्ट्रॉन ने इस पे इधर रिपल्शन लगाया, दोनों का नेट फोर्स ऊपर आएगा और सेंटर यहाँ है, सेंटर की तरफ क्या होगा, एक अट्रैक्शन वाला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो बैलेंस हो गए। डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आइडिया रखना है कि कैसे बैलेंस हुए होंगे, मेरिकल बन जाएगा। एक बार बना है फ्रांस में, एक बार कहीं ना कहीं, बताओ ये किस तरीके से बैलेंस्ड हो सकता है। बैलेंस करना तो थॉमसन ने ये बोला कि पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्टेबल है वहां पे, आराम से वहां रह सकते हैं। और स्टेबल कैसे हो, वो उन्होंने एक्सप्रेशन से बता दिया। स्टेबल इसलिए है कि दो फोर्सेज हैं, दो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, काट रही होंगी। फेल हो गया लेकिन ये मॉडल, फुल फेल हो गया थॉमसन, इन कारण थॉमसन, ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बात थॉमसन ने किया, थॉमसन ने कुछ ऐसी चीजें, सॉरी ये मॉडल फेल हुआ उनकी वजह से, रदरफोर्ड की वजह से, अगले जो आए रहे थे, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी वजह से ये फेल हो गया। जब तक रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट नहीं किया तब तक सब लोग मान चुके थे, भाई ने डिस्कवरी मान के बैठे थे, ये बहुत बढ़िया मॉडल है, ये तो सब बता दिया इन्होंने, तो गए सोचे सब बता दिया इन्होंने, पॉजिटिव बता दिया, नेगेटिव, तब तो एटम ही बहुत बड़ी बात थी। और ये तो अंदर इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, और बता रहे हैं पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सॉल्व करके दिखा रहे हैं, तो हाँ सही है। लेकिन दिक्कत हुई रदरफोर्ड, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बोला ने तो भाई साहब मॉडल दिया है, इनने तो बस तुम्हें बता दिया, मुझे बता दिया भाई ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा रहेगा, कोई एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने, नहीं। सर फोटो बोला हमने तो एक्सपेरिमेंट किया भाई, खर्चा किया है, सेटअप लाए हैं, कब मानोगे तुम। सर फूड सब तुमने थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं किया। अब आए रदरफोर्ड, इनका एक्सपेरिमेंट थोड़ा हाँ समझने लायक है, पूरा नाम बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पार्टिकल। क्या था पहले समझे, ओवरऑल समझना है हमें क्या था। हाँ, तो अगर कभी क्वेश्चन आता है डेफिनेटली बैलेंस का, आया भी अगर थॉमसन प्लम पुडिंग पे, तो या तो बहुत बकवास आएगा कि वो है क्या मॉडल, ये पूछ, मॉडल हमें पता है क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और अंदर इलेक्ट्रॉन वाटरमेलन्स के वैसे भरे हुए हैं, ठीक। और वो भरे हुए कैसे हैं ये तो हमें केमिस्ट्री में बता देते हैं, लेकिन हमें ये पता है सीधे ऐसे भरे हुए नहीं है, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स में हैं, इस तरीके से स्पेशल अरेंजमेंट्स में है कि उस पर नेट फोर्स, तभी तो वो वहां पे रुका रहेगा, यानी वो ऐसे ही रैंडमली नहीं भरे हुए हैं, वो एक स्पेशल अरेंजमेंट ले रहे हैं। सिंगल का स्पेशल अरेंजमेंट क्या होता है, सेंटर पर रख दो ताकि कोई सारे फोर्सेस कट जाएंगे, तो ऐसे रखने पड़ेंगे सिमेट्रिक, इन सिमेट्रिकली ऐसे रखने पड़ेंगे, चार सिमेट्रिकली रखते तो पेयर बनाना पड़ता हमें, सेंटर स्पेशल अरेंजमेंट्स में भर। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना ये तो हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, हीलियम+2 बन जाएगा। कहने का मतलब अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम प्लस। इन्होंने क्या किया,
इन्होंने लिया भाई एटम। कैसे एटम लिया? अब एटम ऐसे पकड़ के तो लाएंगे नहीं, फॉइल लिए। उन्होंने एक फॉइल ली, ऐसी गोल्ड फॉइल, काफी थिन ली। एक गोल्ड फॉइल ली उन्होंने। फॉइल तो सबने देखा होगा, खाना खाते हो रोज। अब ये गोल्ड की फॉइल ले ली। अब ध्यान दो, इन्होंने क्या किया, यहाँ से छोटा सा होल बनाया, उसमें से बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब एक अल्फा पार्टिकल नहीं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जैसे होल से पार्टिकल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल डाले इन्होंने गोल्ड फॉइल में। गोल्ड फॉइल इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड जो है बहुत ही मेलिएबल है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब प्रॉपर्टी टू टर्न इनटू थिन वायर्स। मेलिएबिलिटी मतलब चपटा करना है, अच्छे से चपटा कर सकते हैं। तो गोल्ड फॉइल को इतना चपटा कर दिया उन्होंने, मेलिएबिलिटी काफी ज्यादा है, इतना चपटा कर दिया। वैसे एटम्स की क्या होती है, जैसे तुम अगर ये गोल्ड फॉइल लेते, जैसे तुमने कोई शीट ली, ये शीट ली, तो ऐसा थोड़ी है इलेक्ट्रॉन बस ऊपर होंगे। इलेक्ट्रॉन्स की तो क्या होगी, और एटम्स कहाँ होंगे, ऊपर होंगे। एटम्स की तो लेयर होगी पूरी। इतनी सी थिकनेस में कितने एटम आ जाएंगे, बहुत सारे एटम आ जाएंगे। चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इतनी सी थिकनेस ले ली, जैसे मॉड्यूल ले ली तुमने, मॉड्यूल ले ली, लेकिन इस थिकनेस में इतनी एटम की लेयर आ गई होंगी, कुछ बहुत सारी एटम्स की लेयर आ गई होंगी। तो हमको बहुत डक्टाइल बनाना था उसको, इतनी डक्टाइल बनाना था, चपटा कर करके सिर्फ एटम की कुछ ही लेयर रह जाए, मतलब सिर्फ एटम एक लेयर, लेयर तीसरी। अभी तो एटम, क्योंकि हमें अल्फा पार्टिकल किस पे डालना है, एटम पे डालना है, एटम्स पे थोड़ी डालना है। समझ में आ रहा है? उन्होंने एकदम बिल्कुल कर दिया, गोल्ड लिया, गोल्ड की और मिली अच्छी खासी। तो हमें सिर्फ एक लेयर मिली, ऐसा अज्यूम कर लो, ऐसा है नहीं कि एक ही लेयर। हमें एटम की एक लेयर मिल गई, मतलब ऐसा मान लो, ऐसा मिल गया, एटम 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 एक लाइन में ऐसे ऐसा मिल गया, ताकि जब भी ये अल्फा पार्टिकल डालूंगा तो एक एटम से ही सीधा जाके क्या होगा, टकराएगा। अब इन्होंने अल्फा पार्टिकल डाले, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दी, फॉइल पे लगा दी, ये गोल्ड फॉइल है, बना दो, पे डाला, और इधर एक स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दी, स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर लग दिया जिंक सल्फाइड, लगा दिया। क्या होता है ये, फ्लोरोसेंट होता है, देखा होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन टकराएगा चमकेगा, ये चमकेगा तो हमें पता चल जाएगा कहाँ टकराया है, वरना इलेक्ट्रॉन को हम देख थोड़ी सकते हैं टकराते हुए। इलेक्ट्रॉन यहाँ चमका, लाइट आई तो हमने टिक कर दिया भाई है, यहाँ चमका तो यहाँ टिक कर। अब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल गए, इन गोल्ड फॉइल से ऐसे क्रॉस करते हुए टकराए, अलग अलग जगह टकराए, तो उससे जब अलग अलग जगह टकराए तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए। उन्होंने क्या किए, ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन, पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा तभी तो रिजल्ट बनाएंगे। पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट, उन्होंने बोला लगभग, लगभग 90%, ये डेटा एग्जैक्ट नहीं रटना है, उन्होंने बोला लगभग सारे 90% या फिर 98% भी थे, वो सारे कैसे चले गए, अनडिफ्लेक्टेड चले गए, तो सीधे सीधे चले गए, मानो जैसे कोई एटम्स है ही नहीं, यहाँ सीधे निकल गए। समझ में आया? दूसरा उन्होंने देखा, क्यू वेंट डेविएटेड बाय स्मॉल एंगल्स। उन्होंने बोला कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कुछ एंगल से क्या हो गए, डेविएट हो गए। डेविएट समझ रहे हो, ऐसे जा रहे होंगे, थोड़े से मुड़ गए, डेविएशन ये होता। उन्होंने बोला वेरी फ्यू, यानी एक, वैसे तो उन्होंने डेटा दिया था, ये 90% दिया था, ये भी कुछ दिया था, हजारों में एक या 10,000 में एक, कुछ ऐसा लिखा था, मैंने पढ़ा था, 1000 या 10,000 में से एक, कुछ ऐसा लिखा था।
हाँ जो भी 1000 में से एक, मतलब बहुत ही कम, वेरी फ्यू, मतलब रिफ्लेक्ट्स बाय 180 डिग्री, ऐसा मान, बहुत ही कम ऐसे थे जो ऐसा आया और लगभग कैसा हो गया, वापस हो गया। अरे पार्टिकल क्या हो गया, वापस हो गया। उन्होंने ये तीन चीजें ऑब्जर्व की, फिर उन्होंने सोचा, दिमाग लगाया ऐसा क्यों हुआ होगा। तो सबसे पहले पॉइंट का उन्होंने कंक्लूजन निकाला, रिजल्ट निकाला कि लगभग 95% या 90% जो है पार्टिकल सीधे चले गए। जैसे ये पूरा एक बड़ा सा स्फेयर मान लो, एटम है, एक बड़ा सा स्फेयर अज्यूम करो, यहाँ पे एटम है, उस पर लाइट डाली, लाइट सीधी निकल रही है, कोई भी रेज डाली तुमने, सीधे क्रॉस कर रहे हैं। यानी एटम के अंदर लगभग पूरा स्पेस जितना भी है वो क्या है, एम्प्टी है। एटम के अंदर 90% तक स्पेस जो है वो क्या है, एम्प्टी है। उन्होंने बोला जो भी एटम है उसके अंदर से सीधे निकल जा रही हैं अल्फा पार्टिकल्स, क्या है, सीधे निकल जा रहे हैं। अरे अल्फा पार्टिकल तो एक पार्टिकल नेचर है ना, बॉल्स हैं छोटी छोटी, ऐसा मान लो बहुत, तुमने उस स्फेयर के अंदर मारी और उस स्फेयर के सीधे निकल गई, इसका मतलब लगभग जितनी सीधे निकल गई उतना स्पेस तो एम्प्टी ही है। तो बहुत सारा स्पेस क्या है इस एटम के अंदर, खाली है। तो उन्होंने बोला अगला पॉइंट क्यों हुआ होगा, वेरी स्मॉल डेविएटेड बाय स्मॉल एंगल्स। तो उन्होंने बोला ऐसा हुआ होगा जैसे एटम है, लगभग तो सीधी निकल गई 90%, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, तो सोचो जो पॉजिटिव रे आ रही होगी, जो पॉजिटिव रे आ रही होगी वो ऐसे जब सीधी गई होगी तो थोड़ी सी मुड़ गई होगी इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन ने उसको क्या हुआ, खींचा होगा। डेविएट मतलब यही नहीं होता, तो ये भी होता है, आ रहा है। और टकराना जरूरी नहीं है, हम मॉडर्न में कोई चीज ऐसे गई और इलेक्ट्रॉन के पास से ऐसे निकल गई दूर से, तो हम क्या बोलेंगे, कोलिजन ही, कोलिजन है। मॉडर्न फिजिक्स में इसको कोलिजन बोलते हैं। अभी तक क्लासिकल फिजिक्स में, सॉरी नॉर्मल फिजिक्स में क्या करेंगे अपन, इसको कोलिजन कहते हैं, टकरा गए, ये पार्टिकल है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई चीज ऐसे गई और ऐसे, जैसे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन गए और न्यूक्लियस के पास से ऐसे गुजर गए, इसको भी क्या बोलते हैं वो लोग, कोलिजन बोलते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि कुछ ऐसे पार्टिकल पॉजिटिव गए और इलेक्ट्रॉन के पास से ऐसे घूम गए, इसको भी क्या बोल दिया उन्होंने, कोलिजन बोल दिया। और समझ में आ रहा है कुछ एंगल से क्यों डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये देखो, यही तो एंगल है, क्या क्या हो गए, जैसे फ्यू डेविएटेड बाय स्मॉल एंगल्स, यानी कुछ जगह तो कोई ऐसे पार्टिकल हैं, कुछ जगह ऐसे पार्टिकल हैं जो उसको क्या करा रहे हैं, डेविएट। तो बोला इसका कंक्लूजन और क्लियर कब होगा, जब हम इस पे आएंगे। इसका तो एकदम क्लियर है, सीधे सीधे निकल गए मतलब किसी से नहीं टकराए, सीधे निकल गए, खाली जगह होगी, नहीं टकराए। दूसरा, वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड बाय 180 ने बोला भाई साहब 180 से डिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई पॉजिटिव चार्ज भेजा है तुमने, हिम का न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भेजा और वो वापस आ गया, तो वो रिपेल हुआ होगा, क्या हुआ होगा, रिपेल हुआ होगा, तभी तो वो सीधा जा रहा है और लौट के क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। तो उन्होंने बोला कुछ ना कुछ लोचा है, पॉजिटिव चार्ज तो है सेंटर, सेंटर में नहीं तो है पॉजिटिव चार्ज, तो एटम के अंदर पक्का पॉजिटिव चार्ज है, उन्होंने बोला। दूसरा उन्होंने ये बोला हैवी पॉजिटिव चार्ज है, 180 से वापस पहुंचाना मजाक थोड़ी है। उन्होंने बोला कोई चीज गई, हाँ डिफ्लेक्ट हो सकती थी उधर उधर अगर कम पॉजिटिव चार्ज होता, लेकिन कोई चीज गई सीधी और वापस आ गई, तो उन्होंने बोला कोई हैवी पॉजिटिव चार्ज तो है यहाँ पे, ठीक है। और उसने कोई बहुत बड़ी जगह नहीं घेर रखी, तभी तो बहुत कम, अब सोचो इतना बड़ा तुम्हारा एटम होता, उसमें इतना ही अच्छा खासा होता, तो लगभग बहुत सारे पार्टिकल ना 180 से लौट के आ जाते, लेकिन उन्होंने बोला बहुत कम ऐसा हुआ। इसका मतलब बहुत कम जगह घेर रखी है न्यूक्लियस ने उस एटम की, यानी ये पूरा रूम अगर एक स्फेरिकल होता और ये एटम होता, एक छोटा सा, एक छोटी सी बॉल ले लो, वो क्या होता उसका, यानी कोई बहुत जगह नहीं घेर रखी न्यूक्लियस ने। लेकिन न्यूक्लियस, उन्होंने तीन कंक्लूजन बनाए कि यहाँ पे कोई ना कोई, को नाम नहीं पता था पहले इस, बोला कोई हैवी चार्ज है भाई यहाँ पे, हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड, कोई तो है ऐसा हैवी पॉजिटिवली चार्ज जो अंदर है, जो क्या कर रहा है, 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट इसीलिए करा रहा है कि हैवी चार्ज है जो रखा हुआ है, जिसने लगभग कम स्पेस घेर रखा है,
अभी तो कुछ ही पार्टिकल गए और 180, और उन्होंने इसको नाम दिया, अपन नाम, मतलब एटम के अंदर उन्होंने क्या बोल दिया, अभी तक किसी ने न्यूक्लियस नहीं बोला, क्या बोला था थॉमसन, किस बोला, उन्होंने बोला जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा है, बटा हुआ है पूरे में। इन्होंने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज ऐसे बटा हुआ नहीं है, थॉमसन को बोला कुछ भी पढ़ा रहे हो लोगों को, तो कुछ भी बोल दे रहे हो पॉजिटिव बटा हुआ है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, पॉजिटिव चार्ज जो भी है जहां भी है उसने बहुत कम जगह घेर रखी है और एक जगह इकट्ठा है। तो जो तुमने रेस डाली और बीच वाली जो रेस गई वो 180 से आ गई, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज, कहीं और डाली और वो 180 से नहीं आई, तो मतलब पॉजिटिव कहाँ पर है। तो उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस ऐसा नहीं है कहीं भी है, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा एक जगह सिचुएटेड है। समझ में आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा इकट्ठा कहाँ पर है, एक है, और मैं उसको नाम दे रहा हूँ न्यूक्लियस। अरे हम बताया। तो इन्होंने अब एटम के स्ट्रक्चर को ठीक ठाक जस्टिफाई कर दिया। इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया एटम एक स्फेरिकल है, उन्होंने हरी भी रखी, एटम स्फेयर है, उन्होंने बोला उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी हमने मान ली। तो मैंने बोला लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज ऐसा बटा हुआ नहीं है जैसा तुम बोल रहे हो, पॉजिटिव ऐसा नहीं है जो मैं फैला दिया तुमने की तरह, नहीं, पॉजिटिव एक कंप्लीट स्फेयर में सेंटर में मौजूद है और उसको दे रहे हैं, ये है मॉडल। तो पहले ही डिस्कार्ड हो गया इनके आने के बाद। लोग सवाल करेंगे ना कि तुम बोल रहे हो पॉजिटिव पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये बोल रहे हैं कि एक ही पार्टिकल ऐसा था तो 1000 में तो गया हो और वापस आ गया हो, मतलब वो एक ही जगह सिचुएटेड है पूरा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट की वजह। काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट था। यहाँ से बीम डाली अल्फा पार्टिकल की यानी पॉजिटिव चार्ज, ये सब अरेंजमेंट कैसे किए उन्होंने, नाम की चीज क्या उन्होंने, खैर इन्होंने और भी चीज बोल दी। इन्होंने एक चीज और बोली जो नहीं लिखते हैं, वो ये बोला इलेक्ट्रॉन्स, लोगों ने फिर इनसे थोड़ा सा सवाल किया कि पॉजिटिव बीच में हो गया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो गया, बीच में हो गया। ने बोला इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, ने बोल दिया पॉजिटिव ये रहा और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सही। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे, इलेक्ट्रॉन तो गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस में, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। गिरेगा क्यों नहीं, इनको बोला बताओ तुम्हारा मॉडल तो हम यही फिल करे देते हैं। ने बोला पॉजिटिव ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन है, नहीं गिर रहा भाई, खींचेगा ये तो इसको। ने बोला ऐसा नहीं है भाई, घूम रहे हैं वो, जो अच्छा सेंटर में क्या होता है, जैसे तुम किसी, आओ बात बताओ, किस चीज को घुमा रहे हो, एक मास है, रस्सी से मैंने यहाँ बांध दिया है, हो रहा है। क्या हो रहा है, और टेंशन जो है उसको घसीट सकती है सेंटर की तरफ, लेकिन वो टेंशन किस काम में लग जाएगी, घुमाने में। ऐसे ही जैसे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उस पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, अगर वो फोर्स घुमाने में काम आ जाए, कहाँ काम आ जाए, घुमाने में, और अगर घुमाने में काम आ गई तो फोर्स की यूटिलिटी समझ में आ गई। रस्सी है, ऐसे रस्सी को पकड़ के तुम ऐसे घुमाओ तो टेंशन हमेशा किस तरफ होती है, लेकिन पत्थर तो घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है पत्थर, क्योंकि वो टेंशन किस काम में आ गई है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने प्लेनेटरी मोशन से किया। क्यों भाई, बोला ऐसी क्या बात है, तुमने देखा नहीं है कि चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, साइंटिस्ट और भी आ गए तो जो ये सब बातें बोल चुके थे, सन के चारों तरफ क्या है, प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, क्यों, सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स है आने में काम आ रही है, सेंट्रीपिटल दे रही है। तो बोला यही यहाँ पर है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है वो किस चक्कर में आ रही है, घुमाने में काम, यानी जो घुमाने वाला कॉन्सेप्ट है वो बोर ने नहीं दिया, बोर मॉडल ने नहीं दिया, बोर ने नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते, वो यही बोल गए थे, नहीं बोला था। लेकिन इनके में दिक्कत क्या हुई, इन्होंने ये भी बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, इनमें लोचा क्या हुआ, ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन्स जब चारों तरफ घूमेगा, लोगों का कहना यह था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा, खुद सोचना, हम पढ़ चुके हैं सब कुछ, हाँ कोई एनर्जी लूज करेगा, क्यों करेगा भाई, क्यों, पार्टिकल नहीं करता यूनिफॉर्म सर्कुलेशन, तो क्यों क्यों लूज कर,
ये रहा पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो घूम रहा है कुछ स्पीड से वी नॉट से, यूज करेगा एनर्जी। हाँ ये पक्का है कि तुम्हें पता है, पढ़ा तुमने है। इन्होंने ये बोला कि पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और लोगों ने बोला कि नहीं घूम सकता भाई। इन्होंने बोला क्यों नहीं घूम सकता, तुम क्या बोल रहे हो, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है घुमाने में काम आ रही है, चलो हमने मान लिया आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम नहीं सकता। तो कि क्यों भाई क्यों नहीं घूम, तो उन्होंने बोला देखो इतनी फिजिक्स तो हमने ही पढ़ी है कि ये वेलोसिटी इधर है, थोड़ी देर बाद इधर होगी, थोड़ी देर बाद इधर होगी, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन है। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालता है, पढ़ा था। एक पार्टिकल है जो रखा हुआ है तो क्या जनरेट करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएबल स्पीड से जा रहा है यानी एक्सेलरेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा। समझ में आ रहा है। तो अगर इसकी स्पीड चेंज हो, स्पीड तो सेम है लेकिन अगर इसका डायरेक्शन बदल रहा है मतलब एक्सेलरेशन है इसके पास, और एक्सेलरेशन है चार्ज पार्टिकल के पास, किसी भी मास के पास नहीं। नॉर्मल मास होता है ये तो घूमता रहता। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जिसके पास एक्सेलरेशन है तो उसके अंदर से कौन सी वेव्स निकलेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये अपने अंदर से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगा, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी तो ये क्या करेगा, कभी ना कभी ऐसे आके न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा। और अगर ऐसा होता कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सारे ऐसे घूम घूम के क्या करते, गिर जाते, एटम खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन है नहीं सब, ये है, ये इतने सारे एटम से बना हुआ है। एटम के अंदर सोचो, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कोलाइड करके अंदर एटम, सारे एटम खत्म हो, बहन खत्म, ऐसा है नहीं ना। लेकिन इसका मतलब ये हो नहीं रहा है, इसका मतलब और कुछ हो रहा है। बोर ने दिमाग लगाया, हो रहा है, बोर ने की चोरी। कैसे चोरी की, मैं बोला देखो इनने मेहनत की, इन्होंने मेहनत तो इनने की, एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, सब कुछ कितना बढ़िया बताया। बोर ने कहा सब कुछ इनके मान लेते हैं, बस एक एडिशनल चीज ऐड कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी नहीं घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन्स कुछ फिक्स जगह ही घूमेगा, फिक्स ऑर्बिट्स में घूमेगा जिसमें वो एनर्जी लूज नहीं करता। तो कैसी बात है, ये तो कोई भी बोल सकता था कि शायद यहाँ नहीं घूम रहा होगा, ऐसी जगह घूम रहा होगा जहाँ एनर्जी लूज नहीं करता। वो कैसे नहीं करता ये, हाँ उन्होंने थोड़ी देर बाद, हाँ ऐसा नहीं है कि बोर का बिल्कुल योगदान नहीं है। पहले साइंटिस्ट लोग इतना तेज हुआ करते थे, इतने ब्रिलियंट होते थे कि वो पहले एक्सप्रेशन पे पहुंच जाते थे, फॉर्मूले पे पहुंच जाते थे कि ऐसा कंक्लूजन, और उसको प्रूफ सालों बाद करते थे। जैसे इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था बोर ने, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, और वो प्रूफ वेव से हुआ। हम प्रूफ उसको स्टैंडिंग वेव से करेंगे जब हम वेव टॉपिक्स पढ़ेंगे। वेव टॉपिक में स्टैंडिंग वेव बनने लगेंगी। जब हम वेव टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर का है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या है, एक वेव है। तो वेव नेचर मतलब हमने पूरा गलत ही मान लिया इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। और उससे हम बोर की चीज प्रूफ कर ले जाएंगे, इतनी रिलेटेड है। मतलब उनको पता नहीं क्या सपना आ गया था, इस फॉर्मूले का क्या आ गया था, एम वी आर इक्वल टू एन, वो सच निकला आगे चल के। गलत भी हो सकता था लेकिन निकला तो सच ना, वो अभी प्रूफ कर देंगे देखो। पहले तो ये पढ़ो, पहले ये हट जल्द, अब आएंगे हम बोर मॉडल पे। हाँ तो हमें टिप सही बात बताएं तो हमें बोर मॉडल ही पढ़ना है। सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो है बोर मॉडल ही पूछा जाता है, ये सब तो बेस बनाने की। अभी भी कोई डिस्कवरी हुई नहीं है खेल में से। न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेज हैं
वही नहीं पता हमें कौन सी है। न्यूक्लियर फोर्सेस बोल देते हैं उनको, उनके बारे में किसी को आइडिया नहीं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वेव है। पहले लोगों को लगता था कि पार्टिकल ही ट्रेवल करते हैं। एक बॉल यहां से वहां फेंक दी, वही ट्रेवल करता है, पार्टिकल ही ट्रेवल करता है, और कुछ ट्रेवल नहीं करता। जिसके पास मास है वही स्पीड ले सकता है, वही एक्सेलरेशन ले सकता है, वही ट्रेवल कर सकता है। अब तुम बैठ के यहाँ से वहां का लगा हुआ वाईफाई यहाँ यूज कर रहे हो, क्या हो रहा है ये ऐसा? वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, नहीं कर रही होती यहाँ कैसे चला पाते भाई? तुम्हें अभी तक देख के क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है या वेव है? पार्टिकल तो नहीं। अब एक साइंटिस्ट है यार, हमें वो एक्सपेरिमेंट पढ़ना नहीं है हमारे सिलेबस, फिर भी मैं बता देता हूँ। थोड़ी देर में बाद पढ़ेंगे तो भी। उन्होंने क्या किया, एक ऐसी स्क्रीन ली, ध्यान देना, एक स्क्रीन ली और उस स्क्रीन से इलेक्ट्रॉन्स को भेजा। इलेक्ट्रॉन की बीम्स निकाली, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकाले बहुत सारे स्पीड से। और उन्होंने पैटर्न, तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हिसाब से कहाँ आने चाहिए, यहीं हिट करने चाहिए। यानी से होल में से निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ हिट करेंगे सारे के सारे, कहीं और हिट करेंगे? बोलो। ऐसे इस होल में से इलेक्ट्रॉन्स निकाले लगातार, इलेक्ट्रॉन की गन चला दी, ऐसा कहाँ हिट करेंगे? यहाँ हिट करेंगे। लेकिन पैटर्न ऐसा मिला नहीं। ध्यान देना, उनको पैटर्न ऐसा मिला, यानी इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ सबसे ज्यादा हिट किया, यहाँ भी हिट किया, यहाँ भी हिट किया, यहाँ भी हिट किया। कहीं बिल्कुल कम किया, कहीं बहुत ज्यादा किया, कहीं बिल्कुल कम, कहीं बहुत ज्यादा। एक्सो मिनिमम एक्सो मिनिमम वाला पैटर्न आया, यानी वेव पैटर्न आया। यानी ये क्या बात हुई, इलेक्ट्रॉन इधर से चलाया, इधर हिट करना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, मास है उसके पास, एक चार्ज है उसके पास। मारा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन क्या, तुम किसी मास को यहाँ से निकालोगे वो यहीं तो हिट करेगा। सेंस, अब ये मत सोचना ग्रेविटी से नीचे, ग्रेविटी ग्रेविटी कुछ सीधे यहीं हिट करेगा। लेकिन पैटर्न ऑब्जर्व हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले, पूरी शीट पे, जितनी बड़ी शीट थी उस पर मिले। यानी एक वेव पैटर्न बन गया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिले। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, चलाए ऐसे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी पहुंच गए। इसका मतलब समझ में आया इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। लेकिन सवाल आज भी वही है, मैंने कहीं तो देखा था, कहीं पढ़ा भी था, सवाल आज भी वही है, इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चल रहा है कि यहाँ वेव जैसा वेव करना है, पार्टिकल जैसा? आँख है उसके, कहते हैं लोग, पता किसी को नॉलेज नहीं है ये, क्या पता। देखो यहाँ वो फैल गया, क्यों फैल गया पता नहीं, कहीं नहीं फैला। एविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आया, रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कर दिया, अपना काम कर दिया। उन्होंने एटम बढ़िया से बता दिया, बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन लोगों ने उसको फेल कर दिया, बोल दिया भाई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे होते तो पक्का गिर जाते। तो अब आए बोर, तब मेहनत करो तुम, फल खाएंगे हम। हटा दो ये, देखो हम कर देते हैं करेक्शन। तो बोर मॉडल अब हमें डिटेल में पढ़ना है पूरा, न्यूमेरिकल इससे काफी बनते हैं। बोर आए,
उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड स्टेबल ऑर्बिट्स विच एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन पाई। या फिर इसको और लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स स्टेबल ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। एम वी आर इक्वल टू एन टाइम्स एच अपॉन, ध्यान देना एम वी आर क्या होता है, रोटेशन में देखा था हमने, एम वी मोमेंटम होता है, एम वी आर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। यानी एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस, प्लस माइनस, यानी या तो एच अपॉन टू पाई होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम, या टू एच अपॉन टू पाई, या थ्री एच अपॉन टू पाई, या फोर एच अपॉन टू पाई, या फाइव एच अपॉन टू पाई। यानी एच अपॉन टू पाई का इंटीजर आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम रहे हैं, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम कितना है, या तो एच अपॉन टू पाई है, एंगुलर मोमेंटम तुम कैलकुलेट करो और एच अपॉन टू पाई आए तो उसमें घूमेगा, या फिर टू एच अपॉन टू पाई में घूमेगा, या कहीं और घूमेगा। मतलब जहाँ एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई के मल्टीपल होंगे जिन ऑर्बिट्स में, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, और उन ऑर्बिट्स को स्टेबल ऑर्बिट्स बोल रहे हैं। और उन ऑर्बिट्स में घूमते समय इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, उन्होंने ये बोला। तो उन्होंने बोल दिया सब जगह नहीं घूम रहा है, इतनी जगह घूमेगा जहाँ एनर्जी लूज नहीं करेगा। अभी कैसे, थोड़ा सा ट्राई करते हैं जरा। कि हम जब वेव्स पढ़ेंगे या दोबारा इस चीज पे आ जाएंगे कि वेव्स से कैसे प्रूफ। अभी के लिए उन्होंने मेन तो यही चीज दी बोर ने, उन्होंने प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। उन्होंने बोला सिर्फ अगर ये यूज ना करें, ये हटा दिए जाए तो वो पूरा रुदरफोर्ड ही उन्होंने बोला ये जरूर ट्रू ऑर्बिट्स में घूमे। तो इसका प्रूफ उनके पास नहीं था, लेकिन इस कैलकुलेशन से एनर्जी तो लॉस नहीं हो रही थी, लेकिन इसका प्रूफ उनके पास नहीं था। बाद में चलते चलते जब फिजिक्स और आगे बढ़ी, कई सालों बाद इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर आया, बाद में पता चला हमें इलेक्ट्रॉन वेव भी है। जब पता चला इलेक्ट्रॉन वेव है, के बारे में फिजिक्स में हमने पढ़ा, तब इसका प्रूफ निकल के आया। पता नहीं इनको सपने आ गए थे, क्या हुआ था या क्या किया था। चलो देखते हैं। अब इन्होंने सब कुछ वही बोला, बस इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिट्स में नहीं घूम रहे हैं, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू। तो लोगों ने बोला ठीक है अब कैलकुलेशन तो कर दो भाई बाकी चीजें। उन्होंने बोला ठीक है अब कैलकुलेशन कर दो। पहला उन्होंने बोला जैसे न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो बताओ फिर क्या क्या होगा। इन्होंने बोला एक फोर्स है सेंटर की तरफ, इसको क्या कर रही है, फोर्स आ रही है, सही है। एक फोर्स है सेंटर की तरफ आ रही है इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने एक इक्वेशन बनाई, एफ सेंट्रिपिटल कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाय, और एफ सेंट्रिपिटल क्या है इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब के क्यू वन, अच्छा क्यू टू, ये जेड ही समझ में आया, एटॉमिक नंबर है उसका कितना। एक प्रोटॉन पे वन पॉजिटिव ही चार्ज होता है। के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये जिला के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, सही है ये। लेकिन काम चला नहीं इससे, अगर इतना ही लिखना था तो बोर क्यों आए, तो रदरफोर्ड ही बोल गए थे। मैं बोला ये तो यूज करो ही करो, इसके साथ साथ मेरी इक्वेशन भी यूज करो, कुछ अच्छा बन जाएगा तुम्हारा। सारी चीजें देखो निकालते हैं जरा इस एम वी
हाँ बन जाएगा काम। देखो मैं आर स्क्वायर को इधर भेज दूं आर स्क्वायर को इधर। ध्यान देना ये दोनों इक्वेशन से क्या निकल के आएगा, एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू के जेड। सही है। आर स्क्वायर को इधर भेजा तो एक आर स्क्वायर ने एक आर को उड़ाया तो एम स्क्वायर आर, और एम वी स्क्वायर आर तो नहीं पता लेकिन एम वी आर को तो हमें पता है क्या, तो इसको एम वी आर इंटू वी लिख दूं। और एम वी आर को मुझे पता है क्या लिख सकते हैं, एन एच अपॉन पाई। के को लिख सकता हूं 1/4 पाई जेड ई स्क्वायर। ठीक, तो वेलोसिटी आई ध्यान देना, 2 पाई से ये काट दूं आ जाएगा 2। ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, जो सारे कॉन्स्टेंट है उनको इकट्ठा लिख दो, ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एच इधर आ जाएगा। देखो ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एच नीचे आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट जेड बाय एन। किसी भी nth ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होगी, क्या फंक्शन, कुछ कांस्टेंट इनटू जेड बाय एन। सही बात है, मैं पढ़ी होगी, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, वी nth इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड बाय एन, आर nth इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। ये फॉर्मूले आए थे हिस्ट्री में। ये है उस वी नॉट की वैल्यू, ये जिला ये है वी नॉट की वैल्यू। तो फॉर्मूला बन गया nth ऑर्बिट का, वी nth इक्वल टू वी नॉट कांस्टेंट, ये सब तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू छाप देंगे, इसकी वैल्यू 8.85 पता है, सबकी वैल्यू पता है। ये कांस्टेंट निकालना बड़ी बात नहीं है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, एच 6 पावर माइनस 30, सही होता है ना। सब कॉन्स्टेंट्स हैं, कहीं ना कहीं तो दिए होंगे, और एडवांस के पेपर में सबसे पहले पन्ने पे दिए होंगे नीचे सारे कॉन्स्टेंट। तो ऐसा है, वी एन इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड बाय एन। जेड क्या है समझ में आ रहा है, एन क्या है पता चल रहा है। यानी जैसे हाइड्रोजन है तो जेड 1 हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड होगी वी नॉट बाय 1, यानी वी नॉट में क्या होगी वी नॉट बाय 2, एन की वैल्यू चेंज। तो यही तो फॉर्मूला आया था, आ रहा है। तो v किसके प्रोपोर्शनल है, हमें फिजिक्स में जनरली प्रोपोर्शनैलिटी का काम पड़ेगा, और केमिस्ट्री में हमें कांस्टेंट का भी काम पड़ता है। केमिस्ट्री में क्या पूछते हैं, वो पूछते हैं वेलोसिटी, फिजिक्स में ये नहीं पूछते, ये पूछते हैं कि थर्ड। अब जैसे मैं तुमसे सवाल करूं, एक हाइड्रोजन का एटम है, उसमें हाइड्रोजन का एटम मतलब जैसे हीलियम है तुम्हारे पास, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो घूम रहे हैं। उन्होंने बोला मान लो वो दोनों इलेक्ट्रॉन, गारंटी नहीं कह सकते दोनों इलेक्ट्रॉन 1 में घूम रहे हैं या दूसरे कहीं भी घूम सकते। उन्होंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक 2 में घूम रहा है एक 3 में घूम रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक 2 में घूम रहा है एक 3 में घूम रहा है, दोनों की वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, स्पीड्स का रेशियो क्या होगा। उन्होंने तो हमने फॉर्मूला लगाया, वी नॉट तो कांस्टेंट होता है, जेड दोनों के लिए, दोनों ही हीलियम ही है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए हीलियम ही तो यूज करना है, 1/n के प्रोपोर्शनल है, यानी एक के लिए 1/2, के लिए 1/3, तो 3/2 रेशियो। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। अब लोग क्या करते थे, डायरेक्ट ही रट लेते हैं, वी नॉट भी कभी याद रहता है, आर नॉट भी। आईआईटी ने एक बार क्या किया, ये वैल्यू ऐसे, वी नॉट इज व्हाट, 4 ऑप्शन दे दिए, डी स्क्वायर बाय एप्सिलॉन, 8 ई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन। लोग रटते थे, मैं बोला यहाँ तक तो सब पहुंच जाते हैं, रटा हुआ रहता है सबको, इतना स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं, इतना सब पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में रट जाता है वी एन। बोला एक स्टेप ऊपर चले जाते, जिसको प्रूफ करना आता होगा वो तो पहुंच जाएगा, वरना ये कहाँ तक रटोगे। ये अभी इसके बाद आर नॉट का एक आएगा, फिर एनर्जी का एक आएगा, 13 आएंगे, कहाँ तक याद कर लोगे, याद ही नहीं कर, गंदा एक्सप्रेशन। उन्होंने बोला अगर प्रूफ करना आता होगा तो काम बनेगा, नहीं आता होगा तो नहीं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहला, जैसे मैंने यहाँ दिमाग लगाया, ये तो अभी मैंने क्या प्रूफ किया है, सिर्फ प्रूफ करने के लिए तुम्हें बस याद रखना है ये कि तुम्हें ये इक्वेशन तो यूज करनी ही करनी है, अगर नहीं करे तो बोर बोर कैसे यूज कर रहे हो, ये तो यूज करना ही करना है। ये तो न्यू वही बोल गया था रदरफोर्ड, एक्स्ट्रा चीज हमने जो यूज की है, यानी इसको यूज करने के बाद जो वेलोसिटीज आई हैं वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स की वेलोसिटीज है जिनमें इलेक्ट्रॉन स्टेबल, यूज कर ली ना स्टेबिलिटी वाली इन्फॉर्मेशन।
ये तो क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। जरा रेडियस और निकालें। रेडियस अब निकाल सकते हैं डायरेक्टली। काटा एक आर, आर को यहाँ छाप देंगे, वेलोसिटी स्क्वायर को छाप देंगे, आर आएगा देखो अभी। तो तुम निकालो अब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या आएगा, निकालना। इन्फॉर्मेशन यही यूज होनी है और कुछ नहीं। एक बार ऐसे कुछ मैट्रिक्स थी, पता नहीं क्या था, उन यार ऐसे कांस्टेंट निकलवाए। फिर भाई ये भाई क्योंकि बुक है क्या। निकालो अब सारे फॉर्मूले निकालो, एनर्जी के, वेलोसिटी का तो निकाल ही दिया, रेडियस का और निकालो। रेडियस निकालो, क्या फॉर्मूला होगा रेडियस। एडवांस की जो बुक हो जिसमें उस ये बता रहा हूँ, ऐसा पूछ चुके। चलो अब एनर्जी वगैरह निकालते हैं, सारे कैलकुलेशन करते हैं। और मॉडल ये हटा दूं इधर वाला। फिर देखते हैं कितने कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, फ्रेम करते हैं इसमें अलग अलग। और क्या निकालना है तुम्हें, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ये क्या है, एनर्जी की बात हो रही है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट की। फिफ्थ पोटेंशियल एनर्जी nth ऑर्बिट की। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो जरा ट्राई करो। हाँ ऑब्वियसली एडवांस एक बार कांस्टेंट निकलवा चुका है तो बहुत रेयर है कि दोबारा इसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन मेंस तो दे सकता है। चार कांस्टेंट निकलवाए मेंस, एक कांस्टेंट निकलवा ले, यही निकलवा ले, क्या पता। वेलोसिटी में जो आगे लिखा रहता है वी नॉट, तो ये है कि 2e² बाय एप्सिलॉन नॉट है या क्या है। अच्छा देखो, रेडियस के लिए मैं हिंट देता हूँ यहाँ से, देखो रेडियस कैसे निकालोगे। इस आर से इस आर को काटा, आर ये रहा, ई तुम्हें पता है, स्क्वायर छाप दो, आर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, ½ mv², फिर पता है तुम्हें। टेंशन एनर्जी कैसे निकाल, k Q1 Q2/r होती है। नहीं चल रहा, यूज करना है जो पहले से पढ़ा है, कुछ नया यूज नहीं करना। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, उसको 1/, करना। टाइम पीरियड पता है तुम्हें कैसे आएगा, 2πr/v करके।
अभी रेडियस आ गया था हमारा, वेलोसिटी आ गई थी, रेडियस निकालना है। वही एक्सप्रेशन आया था K q1/r² = mv²/r, यही आया था ना। एक आर से एक आर निपटाया तो आर आ जाएगा KZe²/mv²। v² यानी इस चीज का क्या आ रहा है, आगे Z/nv, इसका स्क्वायर करना है, यानी e⁴ हो जाएगा। करते जाना साथ साथ में, Z² हो जाएगा, n² हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4ε0² h। काम पूरा हुआ नहीं है, पर भी कुछ ना कुछ छापते हैं। k की वैल्यू Ze² तो है 4π, ये क्या हो गया, ये क्या लिखा है, h² लिखा है ना, ये तो एक h है और एक n है, me⁴/4 h², ये हो गया Z²/n²। z और n पे डिपेंडेंसी देखो, यहाँ कितना हो गया, Z/1, ये है। तो ऊपर जाएगा तो ये तो सब कांस्टेंट बन गया, Rn = n²/z, यही आता है। Rn = r0 n²/z, यही आता है। हाँ, और जरा R0 का कांस्टेंट की वैल्यू पर पहुंचा दो, e²ε0² h²/4πε, कट गया एप्सिलॉन नॉट, R0 = ε0h²/π m। फिर से हम याद नहीं कर सकते, कैलकुलेशन पे ही भरोसा करना पड़ेगा कि जो आया है वो बिल्कुल। अच्छा, वैसे फॉर्मूले दो हो गए, अब हमारे पास साइड में लिखते, Pn = v0 × z/n, Rn = r0 n²/z। वैसे R0 की वैल्यू तो मुझे याद है 0.529 एंगस्ट्रॉम। किसी को ये वाली याद है क्या, इंटू 10⁻⁻⁶, 0.18 इंटू 10⁻। मैं रिकमेंड करूंगा किसी बुक से देख के लिखें केमिस्ट्री। हाँ, याद नहीं है, पता नहीं, कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लग रहा है तुम लोग सही बोल रहे हो। 0.18 तो याद आ गया, 10⁻⁻6 से पक्का, यही मुझे लग रहा है लोचा। अपनी किसी बुक जाके लिखना अगले, वो कांस्टेंट कांस्टेंट कभी नहीं पूछेंगे ये केमिस्ट्री के पर्पज से। हाँ, कांस्टेंट वैसे नहीं पूछेंगे, ऐसे जरूर पूछ। अच्छा, ये भी हो गया, टोटल एनर्जी वगैरह की बात की जाए। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ½ m v², ये तो बहुत आसान है, स्क्वायर कर दो, v0²z²/n², यानी काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, ये सब तो कांस्टेंट बन जाएगा, z² पोटेंशियल एनर्जी k q1 यानी E, q2 यानी ZE, नेगेटिव k q1/r, मतलब 1/r के प्रोपोर्शनल है। r किसके प्रोपोर्शनल, n²/z के, z/n²। n²/z होता है ना, तो एक z ऊपर भी है। हाँ है? हाँ, और सही बात है, दोनों होना भी था z²/n², तभी तो काइनेटिक और पोटेंशियल जुड़ेंगे, तभी तो टोटल एनर्जी बनेगी। और टोटल एनर्जी क्या है, इन दोनों का क्या लिखते हैं हम, समेशन लिखते हैं। वैसे हम कर सकते हैं समेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन, ½ m v0² छाप सकते हैं। मैं प्रोपोर्शनैलिटी में ज्यादा कर रहा हूँ कि क्वेश्चन जो बनते हैं वो प्रोपोर्शनैलिटी के बनते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं अगर लिखना होता तो,
टाइम पीरियड कैसे लिखते हैं मुझे ये बताओ। आर की प्रोपोर्शनली पता है, आर नॉट एन स्क्वायर बाय पी की वी एन वी नॉट इंटू जेड बाय, तो कांस्टेंट हो गया, एन स्क्वायर बाय जेड डिवाइड बाय जेड बाय एन, तो कितना हो गया प्रोपोर्शनल, सही है, क्यूब बाय, अब हाँ, इसके आगे जो और चीजें डिटेल में हैं बोर में, तो तुमने उसमें पढ़ी होंगी हिस्ट्री में, तो अपने को नहीं पढ़ना है। एस पी डी एफ ब्लॉक्स, सब शेल्स होती हैं, शेल्स भी टूट के किस में बन जाती हैं, इसमें तो तुमने पढ़े होंगे, एस भी है, पी भी है, डी भी है, सबके ओरिएंटेशन पढ़े होंगे, किस में इलेक्ट्रॉन है, पॉलीज एक्सक्लूसिव होता था, याद है मुझे, अफाबाउ रूल करके। हाँ हाँ, तो ये अपने फिजिक्स में नहीं है, अपने फिजिक्स में यहाँ तक मैथमेटिक्स तक चीजें। अब इलेक्ट्रॉन्स, अभी तो मैंने ये निकाला नहीं है पूरा, अभी और निकाल सकते हैं। अच्छा, अब तुम निकालना। अब इस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, बहुत आसान, तुमको सिर्फ देख के बताना है। हीलियम, हीलियम है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक तुमने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन जो n इक्वल टू 2 में घूम रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन जो n इक्वल टू 3 में घूम रहा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है। हीलियम है, मैं क्वेश्चन डिक्टेट नहीं, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। एक हीलियम है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक n इक्वल टू 2 में घूम रहा है, एक n इक्वल टू 3 में घूम रहा है, दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड अलग अलग होगा, क्या रेशियो होगा, जेड तो सेम है, n क्यूब के रोशनल हुआ, एक में 2 का क्यूब और एक में 3 का क्यूब, 8/27। चलो अब क्वेश्चन चेंज, एक इलेक्ट्रॉन लिया हीलियम का, एक इलेक्ट्रॉन हीलियम के n इक्वल टू 2 में घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लिथियम के n इक्वल टू 2, दोनों की फ्रीक्वेंसी का रेशियो। एक इलेक्ट्रॉन हीलियम के n इक्वल टू 2 में घूम रहा है, n इक्वल टू 2 में घूम रहा है हीलियम के, 8 बाय, ये कितना हो गया, एक लिथियम के कितना हो गया, हाँ टाइम पीरियड है ना ये, अच्छा टाइम पीरियड का रेशियो, जैसे फ्रीक्वेंसी उल्टा कर देंगे रेशियो, जो टाइम पीरियड का रेशियो आएगा उसका उल्टा कर देना, तो फ्रीक्वेंसी। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। अब जैसे, अब किसी ने बोला चलो तुम निकालना ये है ना, एक इलेक्ट्रॉन हीलियम के न्यूक्लियस में घूम रहा है n इक्वल टू 2 में, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के n इक्वल टू 1 में घूम रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे B1, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर B2, B1 बाई B2 का रेशियो निकाल दो बस।
एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में घूम रहा है n=1 में, सेंटर पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? हीलियम के n=2 में, सेंटर पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तुम निकाल चुके हो, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले शेप। सोचो कैसे पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार देख चुके हो, बस इस बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आ गया। करंट आ जाएगा। थैंक यू। Z³/n⁵ के प्रोपोर्शनल आ रहा है क्या? देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर एक घूम रहा है तो करंट बन जाएगा एक। इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से करंट आएगा ना, वो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2r। तो फॉर्मूला तो बनाते हैं, फॉर्मूला पहले फॉर्मूला बनाते हैं फिर डायरेक्ट छापते रहेंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसमें करंट आ जाएगा E/टाइम पीरियड, सही है। करंट तो इतना ही आता है पर एक्सप्रेशन और टाइम पीरियड तुम्हें पता है किसके प्रोपोर्शनल है? n³/z²। तो z²/n³ के प्रोपोर्शनल हुआ ये चीज। z और n पे प्रोपोर्शनलिटी देखना है बस, और तो कुछ बदलते नहीं, कौन सा बदलेंगे। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया μ0I/r। ये कांस्टेंट I/r का रेशियो, I कितना है? z²/r क्या है? n²/z। Z³/n⁵ के प्रोपोर्शनल आ गया ये करंट। Z³ मतलब पहले वाले में देखते हैं, इस वाले में Z³ कितना होगा? 8। n कितना है? 2 पावर 5 कितना होता है? 32 वाले में Z³ 1, n⁵ मतलब 1, 8/32 आ गया 1/। नहीं जिला। तो प्रोपोर्शनैलिटी इस पूरे चैप्टर में z और n पे देखना है क्योंकि वो रेशियो पूछेंगे। और देखने के लिए इसी क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज में लिख देता तो धमाकेदार लगता। एक इलेक्ट्रॉन जो हीलियम के n=2 में घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के n=1 में घूम रहा है, दोनों के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड्स का रेशियो, डर जाता देखने वाला। है खर्जी आ चुका है शायद तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले चैप्टर में आया था ये क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हाइड्रोजन के एटम में, आगे देख लेना। मैं ये बोल रहा हूँ कुछ भी अच्छा। और कुछ क्वेश्चन बनाना है। एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछ सकते हैं वो, मोमेंटम का रेशियो पूछ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछ सकते हैं, टोटल एनर्जी का रेशियो पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछ सकते हैं, करंट का रेशियो पूछ सकते हैं। लिखा हुआ है करंट का रेशियो, करंट का रेशियो पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो पूछ सकते हैं, I/एरिया। अगर एक आई घूम रहा है, एक कॉइल बन गया ना पूरा, I/एरिया। मैग्नेटिक मोमेंट्स का रेशियो पूछ सकते हैं। है अब क्या है आगे सूरत थोड़ा और। आज की क्लास फाउंडेशन क्लास थी, लेकिन हाँ जो न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हैं वो फ्रेम हो सकते हैं, बिल्कुल मिल जाएंगे तुमको फ्रेम हुए। जैसे कि अब इलेक्ट्रॉन्स ऐसा थोड़ी घूम रहे हैं n=2 में या n=3 में, वो जंप भी कर रहे हैं 2 से 3, 3 से 2। तुमने लाइंस वगैरह पढ़ी होंगी, बहुत सारी लाइंस निकलती। लोगों ने बोला ये जंप क्यों कर रहे हैं, कैसे पता चला? एक स्क्रीन लगाई, जब ये जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन n=2 से n=3 में, तो एनर्जी कम या बढ़ती है? या कम होगी या बढ़ेगी?
एनर्जी के डिफरेंस कहाँ जाएगा? अब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूद रहा है तो ऐसा थोड़ी आवाज करके कूदेगा, आदमी थोड़ी है कूदेगा धम करके आवाज आएगी। तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जंप कर रहा है बिना साउंड के, वो एनर्जी समझ नहीं आ रही वो जाएगी कहाँ? ऐसा थोड़ी गर्म हो गया ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर आया, ना हीट ना साउंड ना कुछ, वो एनर्जी एक फोटोन के फॉर्म में बाहर निकल। फोटोन क्या है उसके, वो एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में बाहर तो जा रही है। वो पता चला वो एनर्जी एक फोटोन के फॉर्म में बाहर आ रही है, और वो फोटोन की वेवलेंथ देखते हो, जो तुम वेवलेंथ देखते हो कैलकुलेट करते हो केमिस्ट्री, n = 2 से n = 3 जाने में वेवलेंथ क्या होगी निकाल लेते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या की वेवलेंथ है, वो बस निकाल दी, फॉर्मूला लगा दिया, रट दिया। जब n = 2 से n = 3 से n = 2 जा रहा है, तो एनर्जी जो डिफरेंस आया कम हुई, उतनी ही एनर्जी का एक फोटोन कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। अब अगली चर्चा जो हमारी होगी फोटोन के बारे में होगी। से हमारा एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट आएगा इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्लास का हमारा पूरा टारगेट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही थियोरेटिकल टॉपिक है, बहुत ज्यादा थ्योरी वाला टॉपिक है। थोड़ी भी नजर हटी पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गया। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हमको कल। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जे एडवांस में तो बहुत मजेदार क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी के, इसीलिए ध्यान देना है कल। हाँ, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बेसिक है। हमारे में स्ट्रक्चर ऑफ एटम और डिटेल में जो आता है हम वो आगे देखेंगे। कल से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली, इस पैटर्न में हमें सब खत्म करते जाना है। उम्मीद है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं आज इतना तो समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है? एटलीस्ट इतना आइडिया तो लग गया।